हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग आज शुरू करेंगे पार्ट 3, ठीक है। और पार्ट 3 को फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारे कितने क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 3 में आता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 में, ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 में जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। इसमें दिया गया है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में कि भारत का नाम क्या होगा, और अगर भारत में दूसरा कोई राज्य शामिल किया जाता है, वो आर्टिकल 2 में है कि किसी अन्य राज्य को शामिल किया जाता है। आ जाओ, आके बैठो आराम से, शोरगुल मत करना, ठीक है। वो लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, अरे बाहर वैसे लगा दो। हाँ चलो ठीक है ठीक है, हो गया। हटो और कौन आ रहा है, खोलो उसे। छोड़ दो, चलो आराम से आके बैठो, बोलना नहीं बीच में, ठीक है ना। चुपचाप बैठना। तो हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आता है। कहाँ है आवाज कर रहे हो, चुपचाप बैठो शांति से, बैठ जाओ। तो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आता है संविधान के। और इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 में इंडिया डेट इज भारत, मतलब भारत के नाम के बारे में जिक्र है, ठीक है। और पार्ट 2 में जो है भारत में अगर कोई भी न्यू स्टेट, जैसे अगर किसी अन्य देश से जीत कर अगर मिलाया जाता है भारत में, तो उसमें वो एडमिट न्यू स्टेट के बारे में है आर्टिकल 2 में। तो आर्टिकल 1 में है इंडिया डेट इज भारत, भारत के नाम के बारे में, इंडिया डेट इज भारत। और आर्टिकल 2 में है एडमिट न्यू स्टेट, एडमिट न्यू स्टेट मतलब अगर कोई नया राज्य अगर भारत में शामिल किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया अगर किसी अन्य राज्य देश से जीत कर अगर राज्य शामिल कर रहा है, नए राज्य का शामिल कर रहा है अपने देश में, तो आर्टिकल 2 में आएगा। आर्टिकल 3 में अगर भारत देश का ही कोई 2 राज्य को मिला के एक राज्य बनाया जा रहा है, या एक राज्य को तोड़ के 2 या 2 से अधिक राज्य बनाया जा रहा है, ठीक है, या किसी अन्य राज्य का कुछ हिस्सा एक राज्य में मिलाया जा रहा है, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 4 में कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में किया गया कोई भी बदलाव संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब कि कोई भी चेंज अगर आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया जा रहा है, तो 368 जो कि 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान का संशोधन मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 368 में है, तो उसमें तो ये है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप के बारे में है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप। इसमें जो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 5 में हम बता चुके हैं कि आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, डिफिनीशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 7 में बताया गया है कि अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 8 में बताया गया है कि कोई अगर भारत के बाहर रह रहा है, मतलब रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, तो आर्टिकल 8 में बताया गया है, ठीक है, उसके नागरिकता के बारे में। और आर्टिकल 9 में बताया गया है क्या, कि वॉल्यूंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री नॉट टू बी सिटीजनशिप, मतलब आर्टिकल 9 में बताया गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से अन्य किसी देश का नागरिकता हासिल कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, उसके बारे में बताया गया है।
ठीक है। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 10 में जो है अगर मतलब कब भारत की नागरिकता आपकी बनी रहेगी उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, 5 में है सिटीजनशिप के बारे में कि भारत में कौन सिटीजनशिप होगा, मतलब कौन भारत का नागरिक होगा। 6 में बताया गया अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है। और आर्टिकल 7 में बताया गया कि इंडिया से कोई अगर पाकिस्तान जाता है तो उसकी क्या नागरिकता क्या प्रावधान है। आर्टिकल 8 में है कि रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अगर भारत से कोई बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता रहेगी कि खत्म हो जाएगी, उसके बारे में है। आर्टिकल 9 में है कि वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री नॉट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अगर हासिल कर ले रहा है तो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो 9 में दिया गया है। 10 में दिया गया है कि 10 में कि नागरिकता का बना रहना, मतलब नागरिकता कब बनी रहेगी उसके बारे में। और आर्टिकल 11 में दिया गया है, आर्टिकल 11 में दिया गया है कि संसद नागरिकता पे कानून बना सकती है, मतलब कानून नागरिकता पर कानून बनने का अधिकार संसद को है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, जो कि जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से बोला जाता है, ठीक है। और इसमें कुल फंडामेंटल राइट 7 थे बेसिकली, मतलब शुरुआत में जो है फंडामेंटल राइट 7 थे, अभी 6 कर दिया गया है। 7 थे जिसमें एक को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 से एक क्या बोलते हैं संपत्ति का अधिकार को, मतलब कि प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया गया है और उसे किस में जोड़ दिया गया है, पार्ट 12 भाग 12 के अनुच्छेद 300A, मतलब आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है। और ये अब संवैधानिक अधिकार हो गया है, मतलब कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, कौन, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 7 फंडामेंटल राइट था शुरुआत में जब हमारा संविधान बना, लेकिन 1978 में 44वें संविधान मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको अब हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और उसको शामिल कर लिया गया है पार्ट 12 के 300A में, अनुच्छेद ए में जोड़ दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं, अभी हम लोग के पास कितने फंडामेंटल राइट हैं, 6 हैं। और तो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में है, तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट में। तो चलिए देख लेते हैं 12 से लेकर 35 तक। पहला है राइट टू इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट में कितने राइट हैं, 6 राइट हैं। पहला राइट क्या है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। चौथा है राइट रिलीजियस राइट, रिलीजियस राइट। और पांचवा है एजुकेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और छठवां है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। देखिए ये जो है 6 के 6 फंडामेंटल हमारे राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजियस राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारे पास 6 था, 7 था स्टार्टिंग में, एक था राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू एक बार और बता देते हैं, राइट टू इक्वलिटी समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, रिलीजियस राइट मतलब कि धार्मिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि संवैधानिक जो क्या बोलते हैं उसको मतलब उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से विस्तार से इसमें, ठीक है। आर्टिकल
इसके आर्टिकल देख लेते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी इसमें दिया गया है 14 से लेके 18 तक। इसमें कितने तब हो गए? 14 से लेके 18 तक 5 हो गए। बहुत लोग कहेंगे 4, तो देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 5 इसमें जो है राइट है, राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम में क्या है? 19 से लेके 22 तक, ठीक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या है? तो 23 और 24, ठीक है। ये आर्टिकल बता रहे हैं हम, मतलब राइट टू इक्वलिटी समता का अधिकार में 14 से लेके 18 तक आर्टिकल हैं, जिसमें 5 आर्टिकल आते हैं, ठीक। राइट टू फ्रीडम में 19 से लेके 22 तक, तो 19, 20, 21, 22 इसमें 4 आएंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में सिर्फ 23, 24 2 आएंगे। रिलीजियस राइट में आ जाएगा 25 से लेके 28 तक, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आ जाएगा 29 और 30, ठीक है। इसमें 31 भी, 32, 33, 34 भी जोड़ सकते हैं, सॉरी 31 और 32 जोड़, 32 इसमें आ जाएगा, सॉरी 32 इसमें आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में 32 आ जाएगा, ठीक है। और जो बीच वाले हैं उसमें खत्म भी कर दिया गया है, एक को खत्म कर दिया गया है, अब बाकी अलग राइट है, ठीक है, लेकिन आते ही इसी के बीच में है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है 32 में दिया गया है। अगर इसमें से कोई भी राइट आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मतलब जब फंडामेंटल का राइट का क्या हो, एक्सप्लॉइटेशन हो, मतलब हनन हो, उल्लंघन हो। और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हो रहा है तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी इसमें फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है तो चलिए अब एक एक करके इसमें विस्तार से जान लेते हैं कि किसमें क्या है। तुम लोग अपना निकाल के पढ़ो तब तक। अरे 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 ये कहाँ से गिर गया जी? इंक कहाँ से गिर गया है इसमें? नुकसान है। जो आप इसके से लिखते हैं वो सही से दिखता नहीं है। दिखेगा, अब दिखेगा। ये ब्लैक है ना, ब्लू से लिखते थे तो नहीं दिखता था, डार्क नहीं दिखता, अब दिखेगा, है ना। गिर गया है पूरा इंक। हाथ निकाल लो। सर पे कोई आया नहीं, दराज क्या अमित? हाँ नहीं आएगा, कहाँ है? बताए ना गोवा की। अच्छा 3 या 4 तारीख तक पेपर का क्या होगा? रख दो, रख दो उधर। चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या है। आज सिर्फ एक ही देख पाएंगे क्योंकि इन लोगों को भी पढ़ाना है, तो चलिए इसमें सिर्फ ये देख लेते हैं हम। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, हिंदी में बोलते हैं समता का अधिकार। चलो तुम लोग भी थोड़ा सा देख लो। देखो संविधान मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा कानून का किताब है, सबसे ऊपर है, ठीक है। अच्छा संविधान होता क्या है? तो जिस प्रकार स्कूल कॉलेज चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसी प्रकार देश चलाने के लिए नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक है। तो उसी नियम कायदों कानूनों को लिख दिया गया है एक किताब में, और उसी किताब को बोलते हैं संविधान, ठीक है। इस संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज सभी लोग इस संविधान के दायरे में और संविधान में ही आएंगे, ठीक है ना। इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार माने समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। इसमें अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो जैसे जो बात लिखा गया है ना, तो वो नंबर दिया गया, 1 नंबर में क्या लिखा गया है, 2 नंबर में क्या लिखा गया है, तो उसी प्रकार ये भी लिखा गया है। तो इसमें देखो 14 नंबर में है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। समानता का अधिकार है इसमें, क्या है? हाँ 14 में है क्या? राइट टू इक्वलिटी में मतलब समानता का अधिकार।
मतलब इसको कह देंगे इक्वलिटी बिफोर द लॉ भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 14 में है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। देखो 14 में, जो 14 नंबर में जो बात कहा गया है आर्टिकल में, अनुच्छेद में, वो कहा गया इक्वलिटी बिफोर द लॉ, माने कानून के समक्ष सब कोई समान है। कानून के समक्ष सब कोई, माने कानून के सामने सब कोई समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे हम है, चाहे कोई भी हो, है ना। कानून के आगे सब कोई एक समान है। इसीलिए कानून का आंख वाले पट्टी से बांधा गया था ब्लैक, कि कानून के सामने कोई भी जाए तो उसके सामने कोई भी जाए तो वो भेदभाव ना कर सके। लेकिन अब उस पट्टी को खोल दिया गया। क्यों? कि लोगों में एक गलत परसेप्शन फैल गया था कि कानून अंधा होता है, इसीलिए उसका आंख काला पट्टी से बांधा गया होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए अभी पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने उसको खुलवा दिया है। तो अब मतलब वो न्याय की देवी रहती थी, उनका आंख काले पट्टी से बांधा गया होता था, हाथ में तराजू रहता था, है ना। वो न्याय को तौलती थी कि कौन झूठा कौन सच है। तो अब उनकी पट्टी को खोल दिया गया है और तराजू की जगह पर शायद संविधान का किताब की क्या रख दिया गया है ना, संविधान का किताब रखा गया है। तो देख लीजिए, एक हाथ में संविधान किताब हो गया है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ माने कानून के सामने सब कोई समान है, वो 14 में कहा गया है। ठीक है ना। 15 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 15 में कि कोई भी जो है धर्म जाति लिंग, ये क्या बोलते हैं, कास्ट माने वंश, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पे? तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। प्रोहिबिशन है, इसमें प्रोहिबिट कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। तो कहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देखो मतलब सेक्स मतलब कि वो स्त्री है या पुरुष है, इस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कास्ट मतलब कि वो किस जाति का है, जैसे कोई अगर छोट जाति का है, चमार जाति का है, चाहे कोई भी है, पासवान है, तो उसको कोई छू देता है, कोई सामान छू दिया तो हम कहेंगे काहे छुआ, छुआछूत करते हैं। तो उसको रोक लगा दिया गया है 15 से। अगर कोई भी अगर छुआछूत करता है नहीं तो उसको जेल हो सकता है। ठीक है। मतलब उसने संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया है और इस पे एक एक्ट भी है। ठीक है ना, अनटचेबिलिटी पे एक्ट भी आया है। ठीक है ना। तो कास्ट के आधार पे कि तुम इस जाति के हो, भेदभाव नहीं कर सकता है। रेस मतलब कि मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। रिलीजन माने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि तुम मुस्लिम हो चाहे तुम हिंदू हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, नहीं जा सकते हो, उसके आधार पे। ठीक है ना। प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान के आधार पे, कि जैसे सर जी, मुकेश सर जी बिहार के हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे इनसे, जो उत्तर प्रदेश का जो टीचर होगा उससे पढ़ेंगे। तो ऐसा तुम अगर करोगे तो तुम जेल चले जाओगे। समझ रहे हो ना। यानी कि तुमने अनुच्छेद 15 का उल्लंघन किया। ठीक है। ये 15 में है। और 16 में कह रहा है अनुच्छेद में कि सबको सरकार जो जॉब देती है, सरकारी जो जॉब मिलता है, उसमें सबको समानता मिलेगा। अगर कोई धनी घर का है तो उसको जॉब मिल जाए, और जो गरीब घर का है उसको जॉब ना मिले, उसी को रोक लगाने के लिए इसको लाया गया। मान लो जो जज है उसके घर वाले जज बन जाए, उसके लड़के जज बन सकते हैं, नहीं तो अगर जो जज है उसका लड़का जज बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो 16 का उल्लंघन कर रहा है। हाँ, अगर वो पढ़ लिख कर मेहनत करके एग्जाम निकाल के बिना अपने पिताजी के सपोर्ट के, सपोर्ट का मतलब क्या कि उनका सोर्स पैरवी के बिना अगर वो जज बनता है तो ठीक है। अगर ऐसे उनके मान लो उनके पिताजी जज हैं, सोर्स पैरवी लगा के जज बनवा दिए उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज हैं,
अपने लड़के को जज बना दिए, तो वो आर्टिकल 16 का उसने वायलेशन किया है ना, उसको उसका उल्लंघन किया, ठीक है ना। तो इसमें 16 में लिखा गया है क्या, 16 में ये बात है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी in the matter of public employment। देखो इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, मतलब जॉब में समानता हो, इसके लिए आर्टिकल 16 को लाया गया है, ठीक है। 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी माने छुआछूत को हटाया गया है, मिटाया गया है। माने अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है कि तुम इस जाति के हो, तुम क्यों ये हमारा वस्तु छू दिए, ये एथी हो गया, बेकार हो गया, अब तुम नया मुझे खरीद कर दो, तो वो किसका वायलेशन कर रहा है, 17 का। तो 17 में क्या है, 17 में कहा गया है कि तुम छुआछूत नहीं करोगे, नहीं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, छुआछूत का क्या अंत किया गया है, माने अस्पृश्यता का अंत, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है इसमें। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। 18 में क्या कहा गया है, देखो राइट टू इक्वलिटी में 5 गो राइट है, राइट माने अधिकार, और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, वो दिया गया है ना। तो क्या है, 14 से लेके 18 तक में ये अधिकार दिया गया। 18वां क्या है, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल, TITLE, टाइटल माने क्या कि तुम कोई भी टाइटल आगे अपने नाम के आगे लगा नहीं सकते हो। जैसे पहले मान लो, पहले जमाने के बहुत राजा महाराजा के लड़के अभी भी हैं लोग, तो वो ये नहीं लगा सकते कि फलाना राजा या राजकुमार फलानवा कुमार, नहीं। जैसे बहादुर शाह जफर उसके पिताजी का नाम है, तो वो अपने पिताजी का नाम लगाने लगा, बहादुर शाह जफर फलाना कुमार है, तो ऐसे नहीं लगा सकता है। जैसे अगर तुम मान लो तुमको भारत रत्न मिल गया या नोबेल प्राइज मिल गया, तो तुम अपने नाम के आगे या पीछे ये नहीं लगा सकते हो कि फलाना कुमार नोबेल प्राइज विजेता, ऐसे नहीं लगा सकते हो। जैसे भारत रत्न तुमको मिल गया, तो तुम ये नहीं लगा सकते हो कि भारत रत्न, मान लो हमको मिल गया, हम लगा दे भारत रत्न मुकेश कुमार, तो अगर ये लगाएंगे तो वो प्राइज तो छीनिए लिया जाएगा, अगर हम जेल भी जा सकते हैं। अगर कोर्ट सख्ती दिखाया तो हम जेल भी जाएंगे या प्राइज भी हमसे छीन लिया जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ऐसा क्यों है? देखो, अगर हम लिखने लगे नाम के आगे कि भारत रत्न मुकेश कुमार, तो इससे लोगों में इनइक्वलिटी पैदा हो जाएगी। जैसे लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, समझ में आ रहा है ना? लोगों में ऊंच नीच का वो अंतर आने लगेगा, विभाजन होने लगेगा, इसीलिए इसको लिखा गया। हाँ, लेकिन क्या क्या छोड़कर देखो, क्या क्या का टाइटल तुम किस किस चीज का टाइटल लगा सकते हो। तो देखो, तुम एजुकेशन में पढ़ाई में कुछ महारत हासिल कर लिए तब तुम लगा सकते हो। समझ रहे हो बच्चे? अगर तुम प्राइज में कोई महारत हासिल कर रहे हो, जैसे मान लो तुम पढ़ाई में पढ़ लिए, तुमको गोल्ड मेडल मिला, तो तुम अपने नाम के नीचे लिख सकते हो गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे कर सकते हो, है ना? अगर तुम PhD कर लिए तो तुम अपने नाम के नीचे PhD लिख सकते हो। जैसे हम LLB कर लिए हैं तो हम अपने नाम के नीचे LLB लिख सकते हैं। हाँ, LLB ऑनर्स। अगर मान लो हम हाई कोर्ट में जज हैं चाहे वकील हैं, तो हम लिख सकते हैं एडवोकेट इन हाई कोर्ट। समझ में आया? लिख सकते हैं। अच्छा, तुम आर्मी में चीफ हो तो तुम लिख सकते हो चीफ इन आर्मी, चाहे जनरल। नहीं, अगर तुम जनरल हो आर्मी में तो जनरल लिख सकते हो, मतलब जो भी हो, जिस भी पोस्ट पे हो तुम उस पोस्ट का नाम लिख सकते हो। समझ में आया? तो किस किस को छोड़ के टाइटल देखो, एजुकेशन वाला टाइटल तुम लगा सकते हो, और किसी पोस्ट पे हो, जैसे मान लो हम IAS बन गए तो हम लिख सकते हैं अपने नाम के नीचे IAS, ठीक है?
क्योंकि वो हमने अपने पढ़ाई से उसको हासिल किया है ना। तो पढ़ाई को और पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात हो तो तुम अपने नाम के नीचे लिख सकते हो, उसके बाद से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। दूसरे देश से अगर कोई प्राइज तुमको मिल रहा है, चाहे अपने देश से मिल रहा है, जैसे भारत रत्न हो गया, नहीं चाहे जो भी हो गया, कोई भी प्राइज मिलेगा तो तुम उसके नाम के आगे या पीछे, अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हो। वही कहता है कौन चीज, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 भारत का संविधान का अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत माने तुम अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि नहीं लगा सकते हो। ठीक है ना। तो बताओ इतना समझ में आया। तो ये है राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद से आएगा राइट टू फ्रीडम। तो उसमें आएगा 19 से लेके 22 तक का। 19 में क्या है, 19 में बोलने का अधिकार तुमको दिया गया है। 19 में बोलने का अधिकार, क्या करने का अधिकार, हाँ जैसे तुम सरकार के खिलाफ बोलती हो, क्रिटिसाइज करती हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती हो, कोर्ट को क्रिटिसाइज करती हो, अपने टीचर को क्रिटिसाइज कर देती हो, गए मुकेश सर को खाली मैथ आता है, इंग्लिश तो आता ही नहीं है, कह सकते हो ना। तो वो बोलने का अधिकार, क्रिटिसाइज करने का अधिकार किस में मिला है, आर्टिकल 19 में। ये किस में आता है, तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 6 अधिकार दिए गए हैं। तो आज तक इतना ही, तुम लोग अपना सब्जेक्ट निकाल लो। हमारी बुक में भी संविधान है। आपके बुक में संविधान है? बुक नहीं लेके आए।